दोस्तों, पश्चिम बंगाल भारत का वो 22वां राज्य है जहां पर बीजेपी ने अपनी गवर्नमेंट बनाई है। आप क्या डबल इंजन की सरकार को जानते हैं? मतलब मैं आपको बताता हूं कि डबल इंजन की सरकार होती कैसे है। दो इंजन मान लीजिए, एक पर तो मोदी जी सवार हैं और दूसरे इंजन पर शुभेंदु अधिकारी जो है वो सवार हैं। चलो, मतलब केंद्र में और राज्य में दोनों तरफ एक ही सरकार आए तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो डबल इंजन की सरकार है। किसी भी अगर ट्रेन के अंदर दो इंजन लग जाएंगे तो ये कयास लगाए जाते हैं कि दोनों इंजन से चलने से ट्रेन की रफ्तार जो है वो बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर बात यह है कि ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इंजन जो है वो पावरफुल होने चाहिए, तब रफ्तार बढ़ेगी। ऐसा ना हो कि दूसरा इंजन जो है वो मैच नहीं कर पा रहा हो स्पीड को, या दोनों की स्पीड कम हो, दोनों का जो पावर है वो कम हो। दोनों का पावर भी जो है वो मैच करना चाहिए, फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए। तो केंद्र में और राज्य के अंदर दोनों जगह एक सरकार बन चुकी है। 15 साल टीएमसी ने वहां पर शासन किया है और इस बार आप देखिए कि 200 सीटें बीजेपी ने वहां पर जीत ली है। तो 22वां राज्य बना है वेस्ट बंगाल। क्या कुछ वहां पर हुआ है? क्या वाकई में शुभेंदु अधिकारी की जो गवर्नमेंट है वो वहां पर सक्सेसफुल हो पाएगी? देखिए, अगर वेस्ट बंगाल के इस मॉडल को समझना हो कि शुभेंदु अधिकारी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो असम के अंदर आप चले जाइए, है ना, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अच्छा, वेस्ट बंगाल के जितने भी लोग हैं उनकी मेंटेलिटी क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को उन्होंने पसंद किया है तो वो बहुत गहराई से उसको पसंद करेंगे, और अगर किसी व्यक्ति को नकार दिया है तो सिरे से खारिज कर देंगे कि हमको ये पसंद नहीं है। ममता बनर्जी के साथ में कुछ ऐसा ही हुआ। जब उन्होंने विश्वास किया तो 15 साल गवर्नमेंट थी, और जब उन्होंने साइडलाइन कर दिया तो फिर आप देखिए। खास तौर पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यहां पर दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट थे। पहला था आरजी कर मेडिकल जो कॉलेज थी उस पर जो कोई डिसीजन लेना था वो टीएमसी गवर्नमेंट का निकलकर नहीं आया। लोग इससे भी बहुत परेशान थे। दूसरा यह भी है कि बांग्लादेश की तरफ से एग्रेशंस आ रहे थे, लेकिन फिर भी वेस्ट बंगाल अपनी बॉर्डर्स को सिक्योर नहीं कर पा रहा था। ठीक है, जैसे और भी कई स्टेट्स हैं जो कि अदर कंट्रीज के साथ में बॉर्डर को शेयर करते हैं। राजस्थान देख लीजिए, राजस्थान जो है पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। तो डबल इंजन की सरकार जो है वो चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, आजकल न्यूज़पेपर में यही चल रहा है। तो यूपी से उड़ीसा तक ऐसा हुआ कायाकल्प। अब डबल इंजन की पावर से बंगाल की इकोनॉमी को मिल पाएगी रफ्तार, क्योंकि यहां पर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है। मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये डिसाइड नहीं है। ठीक है दोस्तों, 50 डेज का हार्ड चैलेंज अब हमारा शुरू होने जा रहा है। आप लोग इसमें जरूर एनरोल हो जाइएगा, क्योंकि ये लाइव सेशंस रहेंगे। रोजाना मैं आप लोगों के सामने लाइव आऊंगा और आपको पढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं और अपने कंसंट्रेशन फोकस के अंदर आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो जिनको ये लगता है कि मेरे अंदर विल पावर है और मैं कर सकता हूं, आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, कि 50 दिनों तक जो बताए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फॉलो करने होते हैं। मैं अगर किसी चीज को कंपैरिजन करता हूं तो मेरे लिए सबसे अच्छा होता है कि मैं उसकी इकोनॉमी को कंपेयर कर लूं, क्योंकि चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने इकोनॉमी के ऊपर ध्यान नहीं दिया है, इसका मतलब है कि आपने जो है कोई काम नहीं किया है। मेरे अकॉर्डिंग मेरा यही मानना है। आज चाइना हमसे 100 कदम आगे है, मैं तो कहता हूं 200 कदम आगे है। इंडिया को चाइना की बराबरी करने में लगभग ये मान के चलिए कि 50 से 100 साल तक लग सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होगी कि सर, वो कहेंगे कि सर चाइना का कैसे आप कंपैरिजन कर रहे हैं। हकीकत जाननी चाहिए इंसान को, हकीकत जो है वो जाननी चाहिए। तो चाइना के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, इतनी ह्यूज पॉपुलेशन होने के बावजूद भी वहां पर इतना जबरदस्त सिविक सेंस डेवलप हो चुका है। चाइना पता है क्यों आगे है आज? चाइना इसलिए आगे है क्योंकि वहां पर किसी भी आम नागरिक को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं करना है। इसके लिए सरकार ने कानूनी जो है वो कार्रवाई की हुई है कि अगर कोई भी आम इंसान जबरदस्ती अपनी इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स के अंदर दिखाएगा तो उसको नोटिस दे दिया जाएगा। यहां तक की रूल है वहां पर। आज भारत के अंदर पॉलिटिक्स में आप देखिए, चाहे नाई की दुकान पर आप बैठ जाइए, पार्लर के अंदर बैठ जाइए, पान की दुकान पर चले जाइए, हर जगह एक ही बात होती है। या तो बात होगी राजनीति के ऊपर या फिर बात होगी धर्म के ऊपर, है ना। ये दो ही टॉपिक जो है वो रह जाते हैं। इसीलिए भारत की जनता को यह चाहिए कि पॉलिटिक्स पर ज्यादा ध्यान ना देकर वो इकोनॉमी के ऊपर ज्यादा ध्यान दे, तो हम लोग आगे निकल सकते हैं। अब आप देखेंगे कि इंडिया हैज गॉन फ्रॉम बीइंग
द 14th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 1990। 1990 के अंदर हम लोग 14वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे। वहीं पर सन 2000 के अंदर 13वीं और सन 2009 के अंदर 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम लोग बन गए। फिर 2024 में सीधा हमने टारगेट हासिल किया और वो था 5th रैंक पर इंडिया पहुंचा। और 2025 में ये प्रपोज्ड है कि हम लोग 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है इन द वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पर हम लोग बन जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर जो स्टेट्स का जीडीपी शेयर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे महाराष्ट्र को आप देख लीजिए, फिल्म नगरी है, ये तो जादुई नगरी है, कहते हैं कि जादुई नगरी है। तो ये जो महाराष्ट्र है इसका आप जीडीपी के अंदर शेयर देखेंगे तो 13.46% इसका जीडीपी के अंदर शेयर है। ये लगभग 23-24 की मैं बात आपको बता रहा हूं। इतना जबरदस्त जीडीपी के अंदर शेयर महाराष्ट्र का है। फिर किसी भी स्टेट का आपको दिखेगा ही नहीं इतना ज्यादा, क्योंकि इकोनॉमिकल सिटी जो है वो आज मुंबई को हम लोग कहते हैं। चलिए मैं आप लोगों से प्रश्न पूछता हूं कि आप मुझे बताइए कि कल्चरल जो कैपिटल है इंडिया की वो कौन सी है। ठीक है, तो आप देखिए कि महाराष्ट्र ने किस तरीके से जीडीपी के अंदर शेयर कंट्रीब्यूट किया है। तमिलनाडु आप देखिए 8.93%, ये 2023-24 की है, अभी की मैं आगे आपको बताने वाला हूं। इसी क्रम के अंदर अगर हम लोग वेस्ट बंगाल का देखेंगे तो आप लोग यहां पर देखिए 5.48। 2026 के अंदर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये 28 बेसिस पॉइंट जो है नीचे आएगा और लगभग 3% के आसपास जो है इतना अभी एट प्रेजेंट जो है अभी निकला तो है नहीं अभी तक, है ना, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट ने, लेकिन लगभग ये अनुमानित है कि वो डाउनफॉल के ऊपर आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो है वेस्ट बंगाल का, मतलब इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूशन कोई खासा बड़ा नहीं है। फिर आप यहां पर देखेंगे कि लगभग 5.60% है किसमें, 2024 के अंदर, 24-25 के अंदर स्टेट शेयर ऑफ नेशनल जीडीपी। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र अभी भी शेयर कर रहा है, तमिलनाडु 8.90, कर्नाटका 8.20, गुजरात 8.10, उत्तर प्रदेश 8.40 और वेस्ट बंगाल यहां पर है और वो है 5.60। ठीक है, तो इकोनॉमी जो है देखिए जस्ट कितना यहां पर जंप हुआ है। अच्छा, इन्हीं के साथ में नहीं है, और भी स्टेट ऐसे हैं, और भी स्टेट जो है ऐसे हैं। अब देखिए बीजेपी के साथ में बीजेपी मतलब वेस्ट बंगाल के साथ में क्या है दिक्कत कि 2012 से लेकर अब तक 2026 आ चुका है। इतने समय के अंदर लगभग 5000 के आसपास जो कंपनीज हैं उन्होंने वेस्ट बंगाल को छोड़ दिया, पश्चिम बंगाल से वो विड्रॉ कर गए। टाटा का जो प्लांट था, टाटा नैनो का, वो भी उस तरफ ही लगना था, लेकिन बाद में उसको गुजरात के अंदर शिफ्ट किया गया। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं। तो बीजेपी अपने घोषणा पत्र में ऐसे वादे हैं जिन पर बहुत ज्यादा खर्च जो है वो अब आएगा, जिसमें महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए दिए जाएंगे, किसानों को 9000 रुपए दिए जाएंगे और बेरोजगारी भत्ता और धान के एमएसपी पर 30% जो है ये बढ़ोतरी शामिल होगी। अब देखिए क्या होता है कि केंद्र सरकार के पास में कोई प्रपोजल पहुंचता है तो केंद्र सरकार उसको मान लेती है। स्टेट से प्रपोजल बन के जाता है कि हमको ये करवाना है, तो वो काम इजीली हो जाता है। इसलिए डबल इंजन की सरकार जो है वो काफी हद तक सक्सेसफुल रहती है। जिस समय केंद्र सरकार से यूरिया अलॉट किया गया था हरियाणा के अंदर और फिर उन ट्रक्स को मूव कर दिया गया था, ऐसे उस समय न्यूज काफी चल रही थी, क्योंकि हरियाणा पंजाब यहां पर गवर्नमेंट दूसरी थी और केंद्र सरकार के अंदर गवर्नमेंट दूसरी चल रही थी। इसीलिए केंद्र सरकार से जो हेल्प मिलनी चाहिए थी या फिर राज्य सरकार जो हेल्प चाहिए होता है वो हेल्प वहां पर मिल नहीं पाती। ये प्रॉब्लम जो है हमेशा रहती है, ये प्रॉब्लम हमेशा रहती है और इसका खामियाजा हमेशा एक आम नागरिक भुगतता है। उस किसान की कोई गलती नहीं होती है, उसको मतलब नहीं है कि तुम लोग केंद्र में बैठे हुए हो या राज्य में बैठे हुए हो। हां, सरकार को बनाने के अंदर भागीदारी जरूर होती है उसकी, लेकिन फसल को यूरिया देने के समय उसको यह मतलब नहीं होता है कि आप केंद्र में है कि सरकार में, हमको जो है यूरिया टाइम पे चाहिए। हो सकता है कि उसने राज्य सरकार को इस बिहाफ पर वोट दिया होगा कि मुझे वो टाइम पर मिलेगा, लेकिन केंद्र सरकार से पास नहीं हो क्या रहा है। या यह भी हो सकता है इसका वाइस वर्सा कि केंद्र सरकार पास करना चाहती है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपना ही कुछ राग आलापती है, ये प्रॉब्लम्स आती है, तो वो एक बैलेंस की कंडीशन जो है वो नहीं बन पाती है। तो बीजेपी ने कहा कि हम लोग 3000 रुपए देंगे महिलाओं को, 9000 रुपए किसानों को देंगे और बेरोजगारी भत्ता और एमएसपी में 30% की बढ़ोतरी जो है वो की जाएगी। अनुमान है कि इन पर बार बार होने वाला खर्च लगभग 70,000 अरब रुपए बढ़ जाएगा और राज्य की जीडीपी का
लगभग 3.4% तो केवल इन्हीं के अंदर चला जाएगा। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि एक तो सब्सिडी की तरह तौर पर है ये, जिससे कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। अगर बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, महिलाओं को 3,000 रुपए दिए जा रहे हैं, तो क्या इससे कोई आउटकम निकलता है? नहीं निकलेगा। लेकिन वही बात, सरकार बनने के लिए सब कुछ करेगा। बात कुल मिलाकर यह है कि बीजेपी ने ये सारे वादे जो है वो किए हैं। अब केंद्र सरकार के पास में प्रपोजल पहुंचता है, तब जाकर वो पूरा हो पाता है। अब केंद्र सरकार का हमेशा से एक पॉइंट यह भी रहा है कि जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो वेस्ट बंगाल के अंदर लागू होती ही नहीं है। जैसे आप यहां पर देखिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, वेस्ट बंगाल ने कहा हमको नहीं चलानी है, हम यहां पर सारथी संबल योजना चलाएंगे, जिसमें ये जो योजना थी प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, इसमें 5 लाख रुपए दिए जा रहे थे, ठीक है ना। लेकिन क्या कहा स्टेट ने, वेस्ट बंगाल ने क्या कहा कि हम लोग एक ऐसी योजना लेके आएंगे जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार 60-40 के रेशो पर चलेगी। अब मुझे बताइए, जनता को तो मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, चाहे वो राज्य सरकार करे या केंद्र सरकार। तुम 60-40 के आंकड़े के अंदर आम नागरिक जो है वो फंस जाता है ना। भाई मान लीजिए कि मुझे कोई सामान खरीदना है, ठीक है, आप मुझे कहेंगे कि यार 40 रुपए उसके पास ले लो, 60 रुपए उसके पास ले लो। अब एक के पास तो 40 रुपए मिल गए और दूसरा वाला 60 रुपए वाला कह रहा है मेरे पास नहीं, कल आना, सामान तो आएगा ही नहीं ना। अब तो ये प्रॉब्लम होती है इसके अंदर। तो आयुष्मान जो भारत योजना थी, इसको वेस्ट बंगाल ने लागू करने से इनकार कर दिया था। उसके बाद में पीएम किसान सम्मान निधि योजना, यह कहा वेस्ट बंगाल ने कि हम लागू नहीं करेंगे इसको, हम जो है इसको लागू नहीं करेंगे, हम अपना ही स्टेट के अंदर जो है वो कृषक बंधु ये योजना चलाएंगे, हम अपना अलग योजना चलाएंगे, हमको मंजूर नहीं है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मनरेगा योजना, ऐसी कितनी योजनाएं हैं जिसको वेस्ट बंगाल ने लागू ही नहीं किया। अब केंद्र सरकार चाहती कि योजना लागू हो। अब यहां पर 2 पॉइंट है सोचने वाले कि या तो केंद्र सरकार गलत है या फिर राज्य सरकार गलत है। लेकिन केंद्र सरकार के पास में बड़ा तामझाम है, बड़ा वहां पर एक थिंक टैंक बैठा हुआ है, और कुल मिलाकर केंद्र सरकार जो है वो ज्यादा मजबूती के अंदर होनी ही चाहिए, तभी जाकर वो अच्छे से कमांड कर पाती है। अब योजनाओं के लिए अब ये आ जाए कि अगर केंद्र सरकार ने किसी योजना को लागू किया है तो राज्य सरकार पर लागू होगी ही होगी, ऐसा जो है एक अमेंडमेंट कर ही देना चाहिए। और राज्य सरकार अपनी तरफ से कोई योजना चलाए तो चला सकती है, लेकिन केंद्र सरकार अगर चाहती है राज्य के अंदर किसी योजना को लागू करना तो वो होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर एक इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट हो गया, वो प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो गई। तो वेस्ट बंगाल ने इनकार किया, यहां तक कि मनरेगा जो है वो भी वहां पर नहीं चलता है। तो ये तो केवल मैंने आपको गिनी चुनी योजनाएं बताई हैं। तो जब भी डबल इंजन की सरकार होती है तो वो इंजन की रफ्तार इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो डिमांड्स हैं उसको फुलफिल करता है केंद्र सरकार। और उसका सीधा एग्जांपल है असम के अंदर हिमंता बिस्वा, जो कि पिछले लंबे समय से वहां पे मुख्यमंत्री बने हुए हैं। असम की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो इसलिए बढ़ी। आज यूपी का आप देख लीजिए, यूपी के अंदर इतना डेवलपमेंट कैसे हुआ? वो केवल और केवल वही डबल इंजन की सरकार। तो क्या शुवेंदु अधिकारी इसको चला पाएंगे? अब शुवेंदु अधिकारी पहले किसी और पार्टी में, अब बीजेपी के वो लीडर बने और सीएम बना दिए गए वेस्ट बंगाल के। कई जो है वो अभी न्यूज़पेपर में चल भी रहा था कि इस केस में इन्वॉल्व थे ये, उसमें जो है रिश्वत वाले में वीडियो वगैरह ये खूब चल रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर बात है कि जनता को डेवलपमेंट चाहिए, उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए। तो क्या वाकई में डबल इंजन की सरकार जो है इसको कर सकती है? तो मैं कहूंगा कि हां, कर सकती है। अगर केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकारें होती है तो जाके ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन अगर दोनों तरफ एक ही सरकार होती है तो ज्यादा अच्छे से चल पाती है। मैं खुद इसका एग्जांपल राजस्थान में आप देख लीजिए, राजस्थान में ऐसा ही हुआ। पहले केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, यहां पर कांग्रेस की सरकार थी, आए दिन कॉन्फ्लिक्ट होते थे कि केंद्र सरकार ने हमारा पैसा रोक लिया है। दिल्ली में आप देखिए अरविंद केजरीवाल की जो सरकार थी तो यही तो बार बार ब्लेम्स होते थे कि केंद्र सरकार जो है हमको ये काम नहीं करने दे रही है, हमारे हाथ बांध दी गए हैं, हमारे हथकड़ी से हाथ बांध दी गई। यही तो प्रॉब्लम चलती थी, है ना, यही तो प्रॉब्लम चलती थी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर डबल इंजन की सरकार होती तो कहीं ना कहीं आम नागरिक को फायदा पहुंचता है, ठीक है। शुवेंदु अधिकारी जो है वो वाकई में हो सकता है कि चला ले, ममता बनर्जी के बिल्कुल अपोजिट के अंदर वो जीत कर आए हैं, लहर तो उनकी भी होगी,
क्योंकि मैंने कहा, क्या कहा, पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं वो या तो किसी को चुनते नहीं है, और चुनते तो बड़ा लंबा समय के लिए चुनते हैं वो, ठीक है ना। दोस्तों 50 डेज का हार्ड चैलेंज हम लोग शुरू करने के लिए जा रहे हैं। 22 मई से हमारा चैलेंज शुरू है ये, आप लोग जरूर इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। काफी टफ चैलेंज इस बार रहने वाला है ये, और काफी मतलब मैं कह रहा हूं कि बहुत बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 100 डेज का हार्ड चैलेंज भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ऑलरेडी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। दीपक इंद्रा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।